क्लास 6 जिज्ञासा पुस्तक का अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। इस चैप्टर को आज हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, टॉपिक वाइज। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इस अध्याय के अंदर, उन सभी को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े। कुछ जल में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर, कुछ हवा में उड़ते हैं। इन सभी जीवों और पौधों की विभिन्नता को सजीव जगत की विविधता कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो सजीव जगत की विविधता होती है वो किसे बोलते हैं। विविधता का मतलब होता है कि चीज़ें एक जैसी नहीं होती। ठीक है, विविधता में जब कोई भी चीज़ें होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे अपन बात करेंगे, जितने भी हमारे पास पौधे हैं और जीव जंतु है वो सारे एक जैसे नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कोई जीव है जो बहुत छोटा होता है, कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, और इन सब का रहने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग। इन सब के घर भी अलग होंगे, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ही जो जितने भी प्लांट हैं और जो जीव जंतु है, इनका जो रहन सहन अलग अलग प्रकार का होता है। इसी को बोलते हैं सजीव जगत की विविधता। ठीक है, सबसे पहले जैव विविधता की डेफिनेशन देखेंगे। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं की विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके अंदर जो विभिन्नता होती है, जैसे सभी पेड़ पौधे एक जैसे नहीं होते, सभी जीव जंतु एक जैसे नहीं होते, इसी को बोलते हैं सजीव जगत की विविधता या जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे पेड़ हैं, घास, मछली, शेर, तितली, पक्षी, सभी जीव एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे पक्षी है, ये पेड़ पे रहता है, हवा में उड़ता है। तितली हो गई, ये फूलों पे रहती है। ठीक है, जैसे शेर है, ये जंगल में रहता है, गुफा के अंदर। ठीक है, मछली है, पानी में रहती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन सब की अलग अलग क्या है, विशेषताएं हैं, और ये सभी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो इनके अंदर जो अंतर है, इसी को बोलते हैं जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पौधे और जीव एक दूसरे पर निर्भर है। प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, इस पूरी जो हमारा यूनिवर्स है, ये सभी इसमें सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो मनुष्य है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी जीव जंतु भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? अभी देखो, पेड़ पक्षियों को रहने की जगह देते हैं। जो पक्षी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे। ठीक है, तो पेड़ और पक्षी आपस में इनका रिलेशन हो गया। पक्षी बीज फैलाने में मदद करते हैं। जैसे पक्षी है, दाना चुगते हैं। जब ये जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कहीं भी दाना डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बीज फैलाने में वो अपनी हेल्प कौन कर रहा है? ये पक्षी और बीज का रिलेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मधुमक्खियाँ फूलों का परागण करती है। मधुमक्खियाँ और फूलों का आपस में क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। अगला टॉपिक देखो, यदि एक जीव नष्ट हो जाए तो दूसरे जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला? अगर किसी एक जीव को नुकसान पहुँचता है तो उससे जो दूसरे जीव है उनको भी उस चीज़ का उन पर भी असर पड़ता है। तो हमें जो जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इस सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का आपस में एक दूसरे पे के लिए क्या है? उपयोगिता है, या एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, एक चीज़ के न होने से दूसरी चीज़ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समय बनाना क्यों ज़रूरी है? नेक्स्ट टॉपिक है, ग्रुप से बनाना क्यों ज़रूरी है। देखो, इसका दुनिया में लाखों प्रकार के पौधे और जीव है। ठीक है, उन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक उनका समूह बनाते हैं। समूह बनाने के देखो क्या लाभ है? अध्ययन आसान हो जाता है, समानताओं को समझना आसान होता है, विभिन्नताओं को पहचानना आसान होता है।
ठीक है, अगर एक सभी लोग एक जगह ग्रुप में रहेंगे, चीज़ें पेड़ पौधे जीव जंतु को ग्रुप में रखा जाएगा, तो हम उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि भाई कौन सा जीव किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सा प्लांट ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, कौन सा प्लांट मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, कौन सा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सब अपन जैसे अगर समूह में चीज़ें रखी हुई है अपने पास, तो उनमें हम आसानी से पहचान सकते हैं। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक समान रूप से बढ़ रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो समान रूप से ना बढ़ गए धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कब कर पाएंगे, जब से अपने पास चीज़ें किस में हो, समूह के अंदर। किस में हो, समूह के अंदर, तभी हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो समूह बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, पौधों के समूह। पौधों को उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। पौधे को किसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है, जैसे अपना प्लांट है तो ये कितनी हाइट पे है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एक तो उस पर अपन इसको अंतर कर सकते हैं, समूह में बांट सकते हैं। एक उसका जो तना है ये वाला, ये कितना मोटा है, इसके बेस पे अपन उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो ये डालियाँ चलती हैं, शाखाएँ चलती हैं, ये किस तरीके से कितनी ऊंचाई पे आ रही है, इसके आधार पर इनको बांटा जा सकता है। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं ट्री, वृक्ष की, वृक्ष ट्री। ठीक है, जो पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और जिनका तना मोटा होता है तथा कठोर होता है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। ऐसे पौधे जिनका तना मोटा होता हो और कठोर होता हो, उन्हें क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। वृक्ष की यह विशेषता है, जिनका मोटा तना होता है, लकड़ी जैसा कठोर तना होता है, शाखाएं ऊपर से निकलती है। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, तो इसके अंदर जो शाखाएं हैं वो कहाँ से निकलेंगी, ऐसे ऊपर से निकलेंगी। ठीक है, तने के ऊपर से निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी प्लांट दिखे उसको क्या बोलेंगे अपन, पेड़। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो आपको, जैसे आपके जो आम, नीम और बरगद की पेड़ है ये किसके उदाहरण है, आम, नीम, बरगद के जो प्लांट है ये उदाहरण है पेड़ या वृक्ष के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट देखो, फिर आती है झाड़ियाँ, सर्ब्स। जो पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं और जिनकी शाखाएं जमीन के पास से निकलती हैं, उन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। जैसे इसमें ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे, ये यहीं से झाड़ियाँ क्या होती है, इनके जो शाखाएं होती है, डालियाँ होती है, वो ज़मीन के पास से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं झाड़ियाँ। क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ। इनमें क्या होता है, इनकी कई सारी शाखाएं होती हैं, तना कठोर लेकिन पतला होता है। जैसे गुलाब और चमेली का पेड़, गुलाब और चमेली का पेड़ या पौधा, ये किस में आएगा, झाड़ियों की कैटेगरी में। फिर देखो शाख, शाख हर्ब्स। जो पौधे छोटे होते हैं और जिनका तना हरा व कोमल होता है, उन्हें शाख कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल टमाटर, पालक और धनिया, ये मतलब कि बिल्कुल छोटे होते हैं और इनका जो तना होता है ये बिल्कुल क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, और मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम। तो इसको बोल देंगे हम शाख, शाख या हर्ब्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे देंगे टमाटर, पालक और धनिया, ये किसके उदाहरण है, शाख के। फिर अब देखते हैं, हम बात करते हैं लता, आरोही लता व विसर्पी लता। लता दो तरह की होती है, एक आरोही लता होती है, दूसरी विसर्पी लता। आरोही लता क्या होती है, जो पौधे सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। जैसे मान लो ये कोई डंडा लगा दिया अपन ने, यहाँ पे कोई लकड़ी लगा दी, इसके हेल्प से अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, कौन सी लता है वो, आरोही लता। इसका उदाहरण अपना मटर और अंगूर, मटर और अंगूर कौन सी लता के उदाहरण है, आरोही लता। फिर आती है विसर्पी लता। जो पौधे ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, जिनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं विसर्पी लता। क्या बोलते हैं, विसर्पी लता। इसका एग्जाम्पल हमारा कद्दू और तरबूज किसके उदाहरण है, विसर्पी लता के। फिर आता है 6 नंबर पे पत्तियों का सिरा विन्यास। पत्तियों में दिखाई देने वाली पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारी लीफ है, ठीक है, लीफ है ये। ठीक, इसके अंदर पतली जो अब ये है, इसके अंदर ऐसे ऐसे होंगी। ठीक है, अब इसके बाद भी इसके अंदर छोटी छोटी और होती हैं लाइनें, जैसे कि ऐसे समझो आप,
छोटी छोटी ऐसे, ठीक है। इसके अंदर भी छोटी छोटी लाइनें और होती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सिराई। क्या बोलते हैं? सिराई, ठीक है। सिरा का जो पैटर्न होता है उसको सिरा विन्यास बोलते हैं। पत्तियों के अंदर जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उनको तो बोलते हैं सिराई, और इनका जो पैटर्न होता है उसको बोल देते हैं सिरा विन्यास। पत्तियों ये लाइनों का जो पैटर्न होता है उसको सिरा विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास, ठीक है। और जो लाइनें होती हैं उनको तो सिराई बोलते हैं, और उन लाइनों का जो पैटर्न होता है उसको सिरा विन्यास बोलते हैं। सिरा विन्यास के प्रकार। पत्तियों में सिरा विन्यास दो तरह का होता है। एक तो होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास, दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। जब सिराएं जाल जैसी दिखाई देती है, जैसे जैसे समझ लो ये लीफ के अंदर जब ए है ये जा रही है तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से अगर अपने को स्ट्रक्चर दिखे किसी भी लीफ के अंदर तो ये कौन सी लीफ होगी? जालिका रूपी। ये कौन सा विन्यास होगा उसके अंदर? जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है। इसका उदाहरण है गुड़हल और आम की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर कौन सा सिरा विन्यास होता है? जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। ये पाया जाता है केले के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? जो कोई भी मान लो लीफ है इसके अंदर बस ऐसे होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के समांतर होंगी, जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इस तरह का जो सिरा विन्यास होता है उसको बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। जैसे घास और केला। फिर देखेंगे जड़ों के प्रकार। जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के प्रकार। सभी पौधों की जड़ें समान नहीं होती। अब जितने भी अपन पौधे देखते हैं, प्लांट देखते हैं, पेड़, इनकी जो जड़ें होती है वो सभी की एक जैसी नहीं होती। जड़ें एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। अब जड़ कौन कौन सी टाइप की होती है? देखो, एक होती है मूसला जड़। जितने भी अपने प्लांट पाए जाते हैं मोस्टली उनकी जो दो तरह की जड़ें पाई जाती हैं। एक होती है मूसला जड़, दूसरी होती है रेशेदार जड़, मतलब एक टैप रूट, दूसरी फाइब्रस रूट। तो मूसला जड़ की क्या खासियत होती है? जिसमें एक मुख्य जड़ होती है। जैसे मान लो ये रूट है, जैसे मान लो ये रूट है, यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ये वाली रूट होगी अंदर, तो एक क्या होगी? मुख्य रूट होगी। ये मुख्य रूट है, इसके यहाँ पे छोटी छोटी और जड़ें निकल रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो रूट होती है उसको बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला। एक मुख्य रूट के और छोटी छोटी जड़ें निकल रही है उसके साथ में, उसको बोलते हैं मूसला जड़। इसका उदाहरण है हमारा सरसों, चना और गाजर। सरसों का पेड़, चने का पेड़ और गाजर का पेड़, ये किसके उदाहरण है? मूसला जड़ के उदाहरण है। दूसरा हमारा आता है रेशेदार जड़। क्या है? रेशेदार जड़, जिसमें पतली पतली समान आकार की जड़ें होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, रेशेदार जड़ में क्या हुआ? ये प्लांट है कोई मान लो, तो इसकी जो जड़ें होंगी ना ऐसी होंगी, ठीक है। इसमें मूल जो जड़ थी वो नहीं होगी, इसके अंदर ये छोटी छोटी जड़ें होंगी, ठीक है। तो इस तरह की जड़ होती हैं, उसको रेशेदार जड़ बोलते हैं। ये पाई जाती है केले की, घास हो गया हमारा, गेहूँ हो गया, केले का पेड़ हो गया, उसमें पाई जाती है कौन सी? रेशेदार जड़ें, ठीक है। फिर अब देखते हैं पत्तियों का जड़ों से साथ क्या संबंध है। पत्तियों और जड़ों का संबंध। जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, अब ये जालिका रूपी पत्तियों के अंदर एक पैटर्न पाया जाता था, ठीक है। तो ये पैटर्न जिन में पाया जाएगा, जिन भी पौधों की पत्तियों में, उसमें कौन सी जड़ पाई जाएगी? जालिका रूपी सिरा विन्यास में मूसला जड़। कौन सी जड़ पाई जाएगी? मूसला जड़। और जिन पौधों में समांतर सिरा विन्यास वाले पत्तियां पाई जाएंगी उसमें कौन सी जड़ पाएगी? रेशेदार जड़। समझिए, जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले पत्तियां होती है जिस पौधे की, उसमें पाई जाएगी मूसला जड़। और जिसमें समांतर सिरा विन्यास वाले जो पत्तियां होती है उसमें पाई जाएगी रेशेदार जड़, ठीक है। अब देखते हैं बीजों के प्रकार। बीजों में बीज पत्र पाए जाते हैं। बीजों में बीज पत्र पाए जाते हैं। एक होता है द्विबीजपत्री बीज। क्या होता है? द्विबीजपत्री बीज। जिन बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, उदाहरण चना और मटर। देखो इधर चना है, चने को जब ऐसे ये होता है, मान लो ये इस तरीके से, मान लो चना है, ये ऐसे होता है। अब इसको अपन अलग कर सकते हैं, इस चने को ऐसे दो टुकड़े कर सकते हैं, इसको अलग अलग हो सकते हैं ना आराम से। तो इस तरीके का जो बीज होता है उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज ये कौन कौन से पाया जाता है? चने में और मटर में। इसके दो टुकड़े कर
सकते हैं। ठीक है। अब विशेषताएँ क्या होती हैं, द्विबीजपत्री बीज की विशेषताएँ क्या होती है। ये द्विबीजपत्री बीज में क्या होगा, इसमें मूसलाधार पाई जाएगी और जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। द्विबीजपत्री बीज में क्या होगा, मूसलाधार होगी और जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। ठीक है। फिर आता है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री, जिन बीजों में एक बीज पत्र होता है, मतलब कि एक ही बीज हो, जैसे गेहूँ मक्का हो गया, इनमें क्या होता है, एक ही बीज होता है। ठीक है। इस तरीके के जो बीज होते हैं उनको बोलते हैं एक बीजपत्री बीज। इसके उदाहरण मक्का और गेहूँ। इसकी विशेषताएँ क्या होती है, इसमें रेशेदार जड़ होगी और समानांतर शिराविन्यास होगा। अगर जिस बीज के दो टुकड़े हो रहे हैं वो उसके अंदर तो कौन सी जड़ होगी, मूसला जड़ होगी। ठीक है। और जिसके अंदर एक ही बीज हो उसमें रेशेदार जड़ होगी और समानांतर शिराविन्यास होगा। और जिसके अंदर दो टुकड़े हो रहे हैं वो जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। यहाँ तक क्लियर। ये तो हो गई अपनी पेड़ पौधों में जैव विविधता। अब देखते हैं जीवों में विविधता। जीवों में विविधता, जीवों के आकार के आधार पर, रंग के आधार पर और रहने के तरीके अलग अलग होते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो सब अलग अलग जगह रहते हैं और उनका रंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उनका रहने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कुछ जीव कैसे होंगे जो उड़ते हैं, कुछ कैसे होंगे जो तैरते हैं पानी में, कुछ रेंगते हैं अपने शरीर की सहायता से और कुछ चलते हैं। तो इस तरीके से सभी जीवों का रहन सहन का तरीका क्या है, अलग अलग। अब देखते हैं एक को समझते हैं। अब जीवों की गति के आधार पर विभिन्न जीव अलग अलग प्रकार से चलते हैं। जैसे जीव, गति और उपयोगी अंग। देखो बकरी है, चलने क्या करती है, चलती है, कूदती है और किसका यूज करती है, ये टांगों का उपयोग करती है। कबूतर है, ये गति करता है, उड़ता है और किसकी हेल्प से उड़ता है, ये पंख की हेल्प से उड़ता है। फिर आ जाता है मछली। मछली क्या करती है, तैरती है, किसकी हेल्प से, पंख की हेल्प से। फिर सांप होता है, ये रेंगता है, किसकी हेल्प से, शरीर की हेल्प से। ठीक है। तो ये सभी अलग अलग तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके सभी अपनी जो गति है वो करते हैं। ठीक है। तो सभी जो जीव है उनका गति करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। दूसरा आ जाता है हमारा विभिन्न परिवेश के जीव। सभी जीव एक ही स्थान पर नहीं रहते। देखो सभी जीवों का रहने का जो जगह है वो क्या होगी, अलग अलग है। जैसे ऊँट कहाँ रहता है, मरुस्थल में रहता है। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। देवदारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो सभी जितने भी अपने को ये जीव मिल रहे हैं उन सबकी जो रहन सहन है, वो सबकी जो जगह है रहने का, वो सबका क्या है, अलग अलग। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला, सभी जीवों की रहने की जो जगह है वो क्या होगी, अलग अलग। ठीक। अब दूसरा देखते हैं अपन मरुस्थलीय पौधों के बारे में जानते हैं। मरुस्थल में पानी क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ के पौधों में विशेष गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ के जो पौधे कैसे होंगे, मरुस्थल में जो प्लांट पाए जाएंगे वो कैसे होंगे। इनका एक पौधा है नागफनी, कैक्टस। उसका तना कैसे, मोटा तना होता है, पानी जमा करता है वो अपने अंदर, कम पानी में भी जीवित रहता है। ये कहाँ के पौधों की विशेषता हो गई, मरुस्थल के पौधों की विशेषताएँ हो गई। फिर अब देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में के पौधे। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब यहाँ पे वैसे मरुस्थल में कौन सा पौधा था, कैक्टस का प्लांट था। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में एक पौधा होता है देवदार के वृक्ष। कौन सा होता है, देवदार के वृक्ष। ये किसकी क्या खासियत होती है, ये ऐसे होते हैं, शंकुआ आकार के होते हैं। तो इसको ऐसे समझो, ये ऐसे शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है। ऐसे नीचे झुके हुए होते हैं, इनकी जो नीचे झुके हुए होते हैं। तो इनके ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ कहाँ आ जाती है, यहाँ पे गिरने के बाद सीधा नीचे, कहाँ जाती है, सीधा नीचे। ठीक है। तो बर्फ़ आसानी से गिर जाती है। तो हर अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि सभी जीवों का जो रहन सहन है, उनकी जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। अपन देख रहे हैं कि सभी जीवों की जो रहन सहन रहने का तरीका है, उनकी जो बनावट है शरीर की, वो एक जैसी नहीं है। सबकी क्या देख रहे हैं अपन, अलग अलग है। आगे देखो, अब ऊँट का अनुकूलन देखो। ऊँट का अनुकूलन, गर्म मरुस्थल का ऊँट। अब ऊँट भी दो तरीके होते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊँट की क्या खासियत है, इसके पैर लंबे होंगे, चौड़े खुर होंगे, कम पानी में जीवित रह सकता है। इसकी एक कुबड़ होगी। जो गर्म मरुस्थल के अंदर जो ऊँट रहते हैं उनके पैर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये मरुस्थल है, इनके पैर क्या होंगे, लंबे। क्या होंगे, लंबी। जैसे मान लो यहाँ पे ये मिट्टी गर्म हो गई। अब ये ऊँट अगर ये मान लो इसकी हाइट इतनी रहती, पैर छोटे होते हैं, तो ये
टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पे धूप ज़्यादा होती है तो गर्मी से इसका शरीर क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म। तो इसके भी अब ये गर्म ना हो इसलिए इनके जो पैर क्या रहे, ऊंचे हैं, तब ये ज़्यादा गर्म नहीं होता इसका शरीर, ठीक है। और चौड़े खुर होते हैं पैरों के, जो चौड़े होते हैं, तो इसको चलने में क्या है, वहाँ पे चलने में क्या रहती है, आसानी रहती है, ठीक है। और ये पानी भी कम पीता है, ठीक है, ये कम पानी में भी जिंदा रह सकता है। और इसके एक ही कुबड़ होती है, ठीक है। ठंडे मरुस्थल के ऊँट देखो, इनके चौड़े पैर होंगे, ठीक है, लंबे बाल होंगे शरीर के, और 2 कुबड़ होंगी। कितनी कुबड़ होंगी, 2। लंबे बाल क्यों इसके शरीर के, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में जो ऊँट होंगे वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो उनको ठंड से बचाने के लिए इनके शरीर पे क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं, ठीक है। और कुबड़ क्या होती है, कुबड़ के अंदर ये ऊँट क्या करते हैं, अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर आता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या था, जीवों की वे विशेषता है जो उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने में सहायता करती है, अनुकूलन कहलाती है, ठीक है। अब वो वातावरण की वो सभी परिस्थितियाँ जो किसी भी जीव को वहाँ रहने में उनकी क्या करे, जीवों की मदद करे, ठीक है। उसी परिवेश को, उसी जो चीज़ें हैं वो जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। जो उसको रहने के लायक बनाती है जो चीज़ें, उसको बोलते हैं अनुकूलन। जैसे मछली का दारा रेखीय शरीर उसको पानी में रहने के अनुकूल बनाता है। ऊँट का कुबड़ है, इसे रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बनाता है। नागफनी का जो मोटा तना है, इसे मरुस्थल में या मरुस्थल में रहने के योग्य बनाता है, ठीक है। फिर आता है आवास। जिस स्थान पर कोई जीव या पौधा रहता है उसे उसका आवास कहते हैं। वह जगह है जहाँ पे कोई जीव जंतु जहाँ रहता है, ठीक है, जिस भी जगह पे, उसको उसका आवास कहते हैं। जैसे कैक्टस का प्लांट मरुस्थल में उगता है तो उसका आवास क्या हो गया, मरुस्थल, ठीक है। मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो उसका मछली का आवास क्या हो गया, पानी, समझ गए। तो आवास क्या होता है, आवास के भी प्रकार है अलग अलग। जैसे एक होता है थलीय आवास, जो वे जीव जो भूमि पर होते हैं, भूमि पर है तो इसे थलीय आवास कहते हैं। जैसे जंगल, पर्वत, मरुस्थल, ये क्या है, सब जमीन पे है। जलीय आवास जो जल में होते हैं, जैसे नदी, तालाब, महासागर, ठीक है, ये जलीय आवास, ये क्या है, जगह है, ठीक है। जंगल, पर्वत, मरुस्थल में जो रहते हैं वो कौन से आवास में आएंगे, थलीय आवास में। जो नदी, तालाब, महासागर में रहते हैं जो जीव जंतु, वो उनका कौन सा आवास हो गया, जलीय आवास हो गया। उभयचर जीव, वे जीव जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, उसे बोलते हैं उभयचर जीव। जैसे मेंढक, ये ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, इसको बोलते हैं उभयचर जीव। अब देखते हैं आवास नष्ट होने के नुकसान। अगर अपन जीव जंतुओं के आवास को नुकसान हो जाए तो उससे क्या नुकसान होता है। यदि किसी जीव का आवास नष्ट हो जाए तो उससे देखो क्या है, उस जीव को भोजन नहीं मिलेगा, रहने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी जीव को। जीव जो जिस भी जगह का अपना आवास ख़त्म कर रहे हैं वहाँ के जीवों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इससे हमारी जो जैव विविधता है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे। तो जैव विविधता का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हमें जीवों और पौधों की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए सरकार भी तरह तरह की योजनाएं ला रही हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। अब प्रोजेक्ट टाइगर किसको बचाने के लिए लाया गया था, ये जो बाघ होते हैं हमारे, उनको बचाने के लिए लाया गया था, ठीक है। चूता पुनर्वास योजना, मतलब कि नए बाहर से चीते ला के यहाँ पे बसाने की योजना, ठीक है। तो जीवों का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखो, पवित्र उपवन। ऐसे वन जिन्हें लोग सुरक्षित रखते हैं उन्हें पवित्र उपवन कहते हैं। इन वनों को काटा नहीं जाता है, यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है, जिससे हमारी जैव विविधता भी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। अब देखते हैं हमारे वैज्ञानिक कौन कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने जीवों को बचाने में या जीव जंतुओं को बचाने में या पेड़ पौधे को बचाने में अपना योगदान दिया है। उनके अंदर एक है जानकी अमाल, जिन्होंने पौधों की विविधता के संरक्षण में योगदान दिया है। जानकी अमाल ने किसमें योगदान दिया है, पौधों की विविधता के संरक्षण में। जो पौधों की अलग अलग स्पीसीज होती है उनको बचाने में किसने योगदान दिया है, जानकी अमाल ने। और पक्षियों के ऊपर अध्ययन किया है, उनको भारतीय पक्षी पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, सालिम अली को। किसको जाना जाता है, सालिम अली को जाना जाता है। इसके भारत का बर्डमैन भी कहते हैं, इसको पक्षी पुरुष भी कहते हैं, किसको, सालिम अली को। और पेड़ पौधे की विविधता के संरक्षण का योगदान किसका रहा है, जानकी अमाल का, ठीक है। यहाँ तक
अब देखो सारांश पढ़ लेते हैं चैप्टर का क्या रहा। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव और पौधे पाए जाते हैं। अपन ने समझ लिया ये चीज़। पौधों और जीवों को समूह में बांटा जाता है, ये भी मैंने देख लिया। पौधों के अलग अलग प्रकार होते हैं, सही है। ये बात जड़ें, पत्तियों और बीजों में संबंध होता है, सही है। जीव अलग अलग प्रकार के चलते हैं। विभिन्न जीव अलग अलग आवास में रहते हैं, सही है। अनुकूलन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। जैव विविधता की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा? इस चैप्टर में हमने समझा कि जितने भी हमारे पास जो पौधे हैं, जीव जंतु है, ठीक है, इनका रहन सहन कैसा होता है, ये क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या क्या अनुकूल, किन किन परिस्थितियों में ये उगते हैं। अगर रेगिस्तान में कोई पौधा ग्रो कर रहा है तो उसको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। अगर कोई पौधा ये क्या बोलते हैं ठंडे प्रदेशों में उग रहा है तो उसको किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि हर जगह का जो प्लांट होगा, पौधा होगा, उसका जो उगने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। जो कोई जीव है, जंतु है, उसका रहने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उसकी शरीर की बनावट भी क्या होगी, अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं जीवों की विविधता, ठीक है, जीवों की विविधता, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो PDF के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।